नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कलचुरी वंश पे बात करना स्टार्ट किया है और इसके पहले आपका एक वीडियो गया है जो कि कलचुरी पार्ट 1 के नाम से है। ठीक है, ये आपका कलचुरी पार्ट 2 वीडियो है। सबसे पहले उसका परिचय देखा है, उसके बाद 5 शासकों के बारे में हमने बात किया। याद होगा, एक कलिंगराज जो कि संस्थापक था, उसके बाद हमने कंवलराज पे बात कर ली है, उसके बाद हमने रत्नदेव प्रथम हो गया, पृथ्वीदेव प्रथम हो गया और फिर आपके जाजलदेव प्रथम। ये 5 शासकों पे वहां पे हमने बात कर ली है। एक चीज और, आप जब पृथ्वीदेव प्रथम की बात करोगे वहां पे, तो जब पृथ्वीदेव प्रथम में आपने एक चीज वहां पे लिखा होगा, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि उन्होंने धारण करी हुई थी। तो वहां पे एक चीज ऐड कर लेना या फिर त्रिकलिंगाधिपति को वहां पे काट लेना, क्योंकि है ना, रत्नदेव द्वितीय भी करते हैं, लेकिन जनरली वहां पे पूछा जाता है 2 चीज। उन्होंने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। आप अगर आपने नोट बनाया होगा देख लेना, पृथ्वीदेव प्रथम की बात कर रहा हूँ, सकल कौशलाधिपति की उपाधि उन्होंने धारण करी थी। दूसरा चीज मैंने कहा था वहां पे त्रिकलिंगाधिपति, लेकिन क्वेश्चन आता है रत्नदेव द्वितीय के लिए कि रत्नदेव द्वितीय ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी, तो वहां पे जाकर उसको काट देना। वहां पे एक चीज लिखना, प्रचंड कौशलाधिपति। ठीक है, उसके उपाधि में एक चीज लिख लेना, कौन से वाले में, पृथ्वीदेव प्रथम में प्रचंड कौशलाधिपति उपाधि लिखना। बंकेश्वर मंदिर का निर्माण आप देखते हो तो वो चीज है रत्नदेव प्रथम, लेकिन बंकेश्वर मंदिर के चतुष्किका का निर्माण, जो कि 4 खंभों वाला मंडप होता है, उसका निर्माण है वो पृथ्वीदेव प्रथम है। ठीक है, तो वहां पे जाके आप ऐड कर लेना। क्लियर है। आज का हमारा जो अगला शासक है वो रत्नदेव द्वितीय है। इसके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। क्लियर, एक एक करके देखने की कोशिश करना। पहले इसके हम लोग परिचय में बात कर लेते हैं। देखना, 36 विधाओं का इसे ज्ञाता कहा जाता है। इसे 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। इनके द्वारा, है ना, इनके द्वारा जो है जगपति और त्रिकलिंगाधिपति ये 2 उपाधि धारण की गई थी। इसको भी लिख लेना, इन्होंने जगपति की उपाधि धारण की थी और साथ में लिख लेना त्रिकलिंगाधिपति। मैं फिर कह रहा हूं, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण, ठीक है, किसने की है, आपको पूछे तो आप क्या बोलोगे, ठीक, रत्नदेव द्वितीय ने की है। क्लियर है। इसके समकालीन जो शासक होते हैं, इनके कंटेम्प्रेरी रूलर जो कि त्रिपुरी है, समकालीन त्रिपुरी शासक की हम लोग बात करते हैं तो वो गयाकर्ण था। ठीक है, इन्होंने भी इनकी अधीनता नहीं स्वीकारी। ठीक है, इन्होंने भी त्रिपुरियों की अधीनता नहीं स्वीकारी। इन्होंने भी सोने और तांबे के सिक्के जारी किए हैं। क्लियर है, तो मैं इसको लास्ट में लिखाऊंगा। इनिशियल लेवल पे देखना, इन्हें 36 विधाओं का ज्ञाता कहते हैं। हम लोग परिचय पे भी बात कर रहे हैं इनके, है ना, 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। इन्होंने जगपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आल्सो ही होल्ड द टाइटल ऑफ त्रिकलिंगाधिपति, और इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की भी उपाधि धारण की थी। हिज कंटेम्प्रेरी त्रिपुरी रूलर वॉज गयाकर्ण। इनके जो समकालीन त्रिपुरी शासक होते हैं वो गयाकर्ण थे। यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अगले आप जाना, इनके हमें 4 अभिलेख प्राप्त हुए। क्लियर है, इनके हमें 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनको अच्छे से देख लेना। एक है आपके अकलतरा, ये पूछता है। ठीक है, दूसरा शिवरी नारायण। क्लियर है, तीसरे नंबर पे आपको लिखना है, ठीक है, अकलतरा शिवरी नारायण हो गया। उसके बाद आपको देखना है सरखो, और चौथे नंबर पे पारागांव। क्लियर है, इनके हमें 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से, अकलतरा है, शिवरी नारायण है, सरखो है, पारागांव है। क्लियर है। रत्नदेव द्वितीय के 3 पुत्र हुए। ही हैड 3 सन्स। इनके 3 पुत्र हुए। ठीक है, और इनके जो बड़ा पुत्र है, इनका जो बड़ा पुत्र, इसका नाम है, याद रखना, जो पहला पुत्र यहां पे लिख सकते हो, पृथ्वीदेव। ठीक है, सेकंड। क्लियर है। दूसरे पुत्र का नाम, इनका नाम है जयसिंह। तीसरे जो कि सबसे छोटा है वो अकाल देव है। ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगला शासक, ठीक है, पृथ्वीदेव सेकंड रहेगा। तो द एल्डर सन वाज पृथ्वीदेव सेकंड, हु वाज द सक्सेसर ऑफ, ठीक है, रत्नदेव सेकंड। इसको भी आपको नहीं भूलना है। सबसे बड़ा पुत्र कौन थे, फिर ज्येष्ठ पुत्र आपको पूछा जा सकता है, पृथ्वीदेव सेकंड था, जो कि इसका उत्तराधिकारी था। अगले शासक रूप में इसी को हमें पढ़ना है। तो यहां तक की चीजें क्लियर हुई। इनिशियल लेवल पे आप परिचय के तौर पे देख सकते हो, एक एक करके देखेंगे। अब इनके साम्राज्य पे आ जाना। ठीक है, साम्राज्य इंपॉर्टेंट है। इनके जैसे कंटेम्प्रेरी रूलर देख रहे हो, कौन है, गयाकर्ण है। गयाकर्ण ने, ठीक है, इनके साम्राज्य में आक्रमण किया। गयाकर्ण का याद रखना, इनके साम्राज्य में आक्रमण होता है, लेकिन गयाकर्ण क्या हो जाते हैं, पराजित होते हैं। तो आप सीधे भी इसको लिख सकते थे, इनके समकालीन शासक गयाकर्ण का आक्रमण इनके शासनकाल में हुआ है, लेकिन गयाकर्ण को इन्होंने क्या किया, हराया, मतलब गयाकर्ण पराजित हुआ है। ये पहला चीज। ठीक है, इन्होंने अनंतवर्मन चोड़गंग, अनंतवर्मन, इसको अच्छे से लिख लेना, चोड़गंग, जो कि उड़ीसा के गंगवंशी शासक है। ही डिफीटेड ओडिशा, ही डिफीटेड
गंग डायनेस्टी रूलर अनंतवर्मन चोड़गंग ऑफ ओडिशा। तो रत्नदेव द्वितीय के द्वारा अनंतवर्मन चोड़गंग इसको हराया जाता है, जो कि उड़ीसा के क्या है, गंगवंशी शासक है। ठीक, उड़ीसा के गंगवंशी शासक अनंतवर्मन चोड़गंग को हराया गया। साम्राज्य के अंतर्गत बात कर रहे हैं कि उन्होंने किसको किसको हराया, किस टाइप से उनका साम्राज्य रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखना, इन्होंने गौड़ देश, ठीक है, गौड़ देश, इसको ब्रैकेट करके बंगाल लिख लेना। इन्होंने गौड़ देश यानी बंगाल के राजाओं को भी हराया। याद रखना रत्नदेव द्वितीय के, ठीक है ना, इनके जो सामंत है उसका नाम था वल्लभ राज, और इसके जो मंत्री है इसका नाम था पुरुषोत्तम। तो जब इन्होंने गौड़ देश के राजाओं को हराया, वहाँ के राजा को हराया, तो इस, ठीक है, इसके इस जीत में, मतलब रत्नदेव द्वितीय के इस जीत में इसके मंत्री पुरुषोत्तम, इसके मंत्री कौन, पुरुषोत्तम, इसको अच्छे से लिख लेना। और इसके, ठीक है, सामंत मैंने कहा है, इसके जो सामंत है उसका नाम है वल्लभ राज। इन्होंने अपने योग्यता का परिचय दिया था, ठीक है, अपने शौर्य का इन्होंने प्रदर्शन किया था, ऐसे लिख लेना। तो ये तीन चीज आपको समझ में आ गया। चौथा चीज इनके द्वारा, ठीक है, याद रखना, एक हो जाएगा खिज्जिंग। खिज्जिंग जो कि भंज राजाओं की राजधानी होती है, और इस समय शासक होते हैं हरओहू, ठीक है, हरओहू, ठीक, इसको अच्छे से लिख लेना, हरओहू। तो याद रखना खिज्जिंग पे इन्होंने आक्रमण किया। कहाँ पे किया है, भंज राजाओं की राजधानी, या फिर भंज राजा जो हरओहू है उसके कैपिटल होता है कौन, खिज्जिंग। इस पर इन्होंने आक्रमण किया और हरओहू को इन्होंने, ठीक है, पराजित किया। तो यहाँ तक की चीज़ें आपके क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे आपके फैक्ट्स बन रहे हैं, आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। यहाँ से आपको सामंत के बारे में भी पता चल रहा है, उसके मंत्री के बारे में भी पता चल रहा है, कौन कौन से क्षेत्र को जीता इसके बारे में पता चल रहा है। लेकिन इससे भी पहले जाओगे ना, तो यहाँ पे मेरे को बताना था, इसको स्टार मार्क रखना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख अकलतरा है ना, शिवरी नारायण है, सरखो पारागांव, ये पूछा जाता है। दूसरी प्रायोरिटी आपको एकदम से याद रखने को हो तो ये होनी चाहिए आपकी, जो कि क्या है, इसके साम्राज्य है। तीसरा निर्माण पे आ जाना, ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे निर्माण को। तो इसको एक बार आप लोग देख लेना। फिर से मैं कह रहा हूँ, गयाकर्ण जो कि इसके कंटेम्प्रेरी रूलर होते हैं, इसके समकालीन शासक होते हैं, इन्होंने इन पर जो है आक्रमण किया, इनके शासनकाल में आक्रमण किया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। किसको, गयाकर्ण को। सेकंड है अनंतवर्मन चोड़गंग, ठीक है, जो कि गंगवंशी शासक होते हैं। तो जो है आपके रत्नदेव द्वितीय के द्वारा गंगवंशी शासक जो कि ओडिशा के हैं, अनंतवर्मन चोड़गंग को हराया गया, या फिर उन्हें इन्होंने पराजित किया। तीसरा मैंने कहा है गौड़ देश, या फिर इसे बंगाल आप कह रहे हो, वहाँ के राजा को भी इन्होंने हराया। लेकिन उसके इसके इस जीत में, जो कि रत्नदेव द्वितीय के इस जीत में, या फिर इसके राजा को हराने में पुरुषोत्तम और वल्लभ राज इन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। चौथा चीज मैंने कहा था, जो रत्नदेव द्वितीय है, इन्होंने भंज राजा हरओहू के राजधानी खिज्जिंग, ठीक है, ही इन्वेटेड ओवर द कैपिटल ऑफ भंज डायनेस्टी रूलर, ठीक है, हरओहू, ठीक है, एंड डिफीटेड हिम। इन्होंने इनके राजधानी खिज्जिंग पर आक्रमण किया, ठीक है, किसके, हरओहू की राजधानी पर आक्रमण किया, जो कि भंज राजा है, और उसको उन्होंने हराया। तो इस प्रकार आपने परिचय देख लिया, उसके बाद अभिलेख के अंतर्गत इसको देख लिया है, ठीक है, परिचय को, साम्राज्य देख लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपको पता है, निर्माण कार्य, इनके शासनकाल में क्या क्या निर्माण होते, याद रखना। एक है आपका, ठीक है, रेवंत मंदिर। ये अकलतरा अभिलेख से याद रखना इसको, अकलतरा जो आप यहाँ पे अभिलेख देख रहे हो, ठीक है, अकलतरा अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि रेवंत मंदिर का निर्माण, ठीक है, इनके सामंतों के द्वारा किया गया। ये पहला चीज हो गया। रेवंत मतलब ये सूर्य के पुत्र होते हैं रेवंत। इस मंदिर का निर्माण अकलतरा अभिलेख से यह ज्ञात हुआ है कि रत्नदेव द्वितीय के सामंत के द्वारा यह बनाया गया था, ठीक है। विकर्णपुर, ठीक है, विकर्णपुर महल, विकर्णपुर महल की स्थापना याद रखना, जो कि अकलतरा में ही है। अकलतरा के विकर्णपुर महल की स्थापना, इसको डायरेक्ट लिख लेना, इसके सामंत वल्लभ राज ने किया है, वल्लभ राज के द्वारा किया गया है। यहां तक ये चीजें क्लियर हुई। रत्नदेव द्वितीय के अंतर्गत मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, जो कि है इनके, है ना, छोटा पुत्र अकालदेव। नोट करके लिखना, इनके छोटे पुत्र अकालदेव, अकालदेव ने अकलतरा की स्थापना की है, अकलतरा की स्थापना की है। नोट करके एक चीज और लिखना, जो रत्नदेव द्वितीय है, इन्होंने भी त्रिपुरियों की जो अधीनता है उसको नहीं स्वीकारी, और इस प्रकार उन्होंने सोने एवं तांबे के सिक्के चलाए। इतने चीज़ों पे बात करोगे तो आपके रत्नदेव द्वितीय के बारे में हो जाएगा। अगला हम लोग अब चलते हैं, जो कि पृथ्वीदेव द्वितीय रहेगा, ठीक है। देखिए करके देखना, पृथ्वीदेव जो द्वितीय है उसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
जैसे कि आपको मैंने बताया कि रत्नदेव द्वितीय, ठीक है, इसके 3 पुत्र थे। एक है पृथ्वीदेव द्वितीय और एक का नाम क्या है, जयसिंह, और एक का नाम अकालदेव है। तो इसका जो बड़ा पुत्र था पृथ्वीदेव द्वितीय, अब वो शासक बनते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग इनिशियल लेवल पे चर्चा कर लेते हैं। अब हम लोग जिस शासक पे बात करेंगे जो कि 7वें नंबर का होगा, वो है, याद रखना, पृथ्वीदेव द्वितीय। क्लियर है? पृथ्वीदेव द्वितीय, जैसे कि आपको पता है, ही वॉज द सक्सेसर ऑफ रत्नदेव सेकंड। ये रत्नदेव, ठीक है, रत्नदेव जो द्वितीय है इसका उत्तराधिकारी था, इसका बड़ा पुत्र था। क्लियर है? रतनपुर शाखा के कलचुरियों में देखोगे तो सर्वाधिक जो शिलालेख है, फिर सर्वाधिक अभिलेख है, ठीक है, सर्वाधिक अभिलेख है पृथ्वीदेव द्वितीय के प्राप्त हुआ है। तो रत्नपुर या फिर रतनपुर, ठीक है, कलचुरियों में से सर्वाधिक जो अभिलेख है, सर्वाधिक अभिलेख हमें पृथ्वीदेव सेकंड के प्राप्त होते हैं, जिसकी ज्ञात संख्या 14 है। क्लियर है? मैं फिर कह रहा हूं, रतनपुर त्रिपुरियों में या फिर त्रिपुरी के शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख किसी का पाया गया है, तो वो किसका है? पृथ्वीदेव सेकंड का है। ज्ञात संख्या उन अभिलेखों की कितनी है? 14 है। तो टोटल 14 है ना, इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कोनी, कोटगढ़ है, बिलाईगढ़ है, ठीक है, अमोदा है, राजिम है, ठीक है, ये सब चीज़, या फिर पारागांव और घोटिया, फिर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मतलब इसके कुछ प्रमुख क्या है, ठीक है, अभिलेख हैं। तो याद रखना, फिर कह रहा हूँ, रत्नदेव द्वितीय का क्या है? उत्तराधिकारी है। रत्नदेव द्वितीय का बड़ा पुत्र है। सर्वाधिक अभिलेख शासकों में से सबसे अधिक अभिलेख हमें पृथ्वीदेव सेकंड के प्राप्त हुए हैं। ज्ञात अभिलेखों की संख्या 14 है, जिनमें से इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो, जैसे कि आपकी कोनी है, ठीक है, कोटगढ़, इसको लिख लेना, कोनी, कोटगढ़ हो गया, राजिम हो गया, बिलाईगढ़ हो गया, ठीक है, अच्छे से लिखना, बिलाईगढ़ हो गया। आगे और बढ़ा सकते हो, अमोदा भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, साथ में पारागांव हो गया, घोटिया हो गया, ठीक है, ये इनके प्रमुख अभिलेख हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना सबसे अधिक इन्हीं के प्राप्त हुआ है। कोनी याद रखना, कोनी को आपको याद रखना ही है, कोनी अभिलेख के अनुसार, और यही पूछ के आपको आ सकते हैं कोनी अभिलेख किसका है। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि कोनी अभिलेख हमें किसका प्राप्त हो रहा है? पृथ्वीदेव सेकंड का। कोनी अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि पहला, हल का प्रयोग इनके शासनकाल में, याद रखना, कृषि के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त हल का प्रयोग भूमि मापन के लिए करते थे। ठीक है, इधर भूल जाना ना, ठीक है, भूमि मापन के लिए करते थे। दूसरा चीज, हमें इनके शासनकाल में पशुपालन का कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होता है, पशुपालन के बारे में कोई उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता। लेकिन कोनी अभिलेख हमें, ठीक है, कासल नामक एक पशु चिकित्सक के बारे में जानकारी देता है। कासल नामक पशु चिकित्सक, ठीक है, इसका जरूर उल्लेख कोनी अभिलेख में हुआ है, लेकिन इस बात का उल्लेख नहीं है कि पशुपालन भी यहाँ पे होता रहा होगा। तो पहला मैंने क्या कहा है, कोनी अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि हल का प्रयोग कृषि एवं भूमि मापन के लिए करते थे। दूसरा चीज, कासल नामक पशु चिकित्सक के बारे में हमें मिला है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है पृथ्वीदेव, ठीक है, सेकंड के द्वारा, पृथ्वीदेव सेकंड के द्वारा पुरुषोत्तम को, याद रखना, पुरुषोत्तम को सालोनी ग्राम, ठीक है, सालोनी ग्राम दान में दिया गया था। ठीक है, और उसे सर्वविधि कर्म के पद पर, याद रखना, सर्वविधि कर्म के पद पर, ठीक है, उसे इन्होंने नियुक्त किया था या फिर इसे प्रदान किया था, सर्वविधि कर्म का पद उसे प्रदान किया था। तो मैं फिर कह रहा हूँ, कोनी अभिलेख से हमें हल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग कृषि के लिए किया जाता था, भूमि मापन के लिए किया जाता था। दूसरा चीज, कासल नामक पशु चिकित्सक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है पृथ्वीदेव सेकंड के द्वारा। ठीक है, पुरुषोत्तम को जो है सालोनी ग्राम दान देने का उल्लेख मिलता है और उसे सर्वविधि कर्म का पद उनके द्वारा प्रदान किया गया था। ये तो रहा कोनी अभिलेख। राजिम अभिलेख इंपॉर्टेंट है। राजिम अभिलेख से हमें इनके सेनापति, ठीक है, जिसका नाम था जगपाल, इनके सेनापति जगपाल देव, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इससे यह ज्ञात होता है, जो आपके है ना राजिम शिलालेख है, इससे यह ज्ञात होता है कि जगपाल देव ने, इसके जो कमांडर है, इसका जो सेनापति है, उन्होंने राजिम स्थित राजीलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, राजिम अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि राजीलोचन मंदिर का निर्माण या फिर है ना इसका जीर्णोद्धार है, राजीलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार, निर्माण तो आपको पता ही किसने किया था, विलासतुंग ने किया था। इसका जीर्णोद्धार कराने का श्रेय किसको जाता है? जगपाल देव को जाता है। मतलब जगपाल देव ने राजीलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, जो कि राजिम में स्थित है। क्लियर है? दूसरा इंपॉर्टेंट याद रखना, जब इन्होंने जीर्णोद्धार कराया, इसके बाद राजिम में ही, ठीक है, जगपाल देव के द्वारा राम मंदिर का निर्माण किया गया।
इसको भी आपको नहीं भूलना है। ठीक है, आपके जो सेनापति कौन है, जगपाल देव है, जो कि है ना पृथ्वीदेव सेकंड का सेनापति है। इनके द्वारा राजिम में राम मंदिर का निर्माण किया गया। इनके द्वारा राजिम स्थित राजीलोचन मंदिर का क्या किया गया, जीर्णोद्धार किया गया है। तो इस प्रकार आप राजिम शिलालेख से देख सकते हो। तो ये तो रहा पृथ्वीदेव प्रथम के आप इनिशियल लेवल पे चर्चा बोल सकते हो, या फिर इसको आप परिचय के तौर पे ले लो, जहाँ पे आपने इनिशियल लेवल पे देख ली, फिर अभिलेख को भी यहाँ पे आपने जोड़ लिया। जगपाल जो इसके सेनापति है, इसके बारे में 2-4 चीज जान लेना, लिख लेना। ये जो है ये यूपी का रहने वाला था। जो आप जगपाल देव की बात कर रहे हो, ये मिर्जापुर यूपी का था। और एग्जैक्ट देखोगे तो ये बहड़ा ग्राम का था। इसकी जो जाति है, ठीक है, वो राजमल थी। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना, इसकी जाति राजमल थी। ये बहड़ा ग्राम यूपी का रहने वाला था। तीसरा चीज मैंने कहा है पृथ्वीदेव सेकंड, ठीक है, इसके जो साम्राज्य है, इसका विस्तार, ठीक है, विस्तार करने में जगपाल देव का अहम भूमिका रहा है, क्योंकि इन्होंने खुद कई सारे क्षेत्रों को जीता। किसके लिए जीता है, पृथ्वीदेव सेकंड के लिए जीता है। कई सारे क्षेत्रों को जीता और किसको दिया है, पृथ्वीदेव सेकंड को दिया है। इस प्रकार इसका साम्राज्य अच्छे से विस्तार हुआ है। क्लियर है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जगपाल देव, इसकी जाति राजमल थी, ये बहड़ा ग्राम यूपी का रहने वाला था। पृथ्वीदेव सेकंड के साम्राज्य विस्तार में इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई। कुछ क्षेत्रों को स्वयं जीता। अब क्षेत्र याद रख लेना, जैसे मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। पहला, ठीक है, सरहरागढ़, जो कि सरंगढ़ वाला क्षेत्र था। भ्रमरवद्र आप पढ़ते भी होंगे, ठीक है, भ्रमरवद्र हो गया। कांतार आपने पढ़ा होगा। काकरय आपने पढ़ा होगा, ठीक है, काकरय जो कि कांगेर वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे और आगे देखोगे, ठीक है, ये आपका हो गया सहारागढ़, भ्रमरवद्र, कांतार, काकरय, ठीक है, कांदा डोंगर जो कि बिंद्रा नवागढ़ वाला क्षेत्र था। ठीक है, कांदा डोंगर इसको लिख लेना, ठीक है, कांदा डोंगर हो गया। ठीक है, मचका सिहावा भी आप लिख सकते हो। ये सारे क्षेत्रों को जो है जगपाल देव के द्वारा जीता गया। और इस प्रकार जो है पृथ्वीदेव सेकंड का साम्राज्य काफी विस्तृत हो गया। नोट करके लिखना, इनका साम्राज्य सबसे ज्यादा विस्तृत था, सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था। तो सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य आपको पूछे तो किसका था, पृथ्वीदेव सेकंड का था। तो 2 चीज आपको यहाँ पे एकदम दिमाग में बिठा लेना है। सबसे ज्यादा अभिलेख हमें पृथ्वीदेव सेकंड के प्राप्त हुए, सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य भी हमें पृथ्वीदेव सेकंड के प्राप्त हुए। चलाए गए सोने के सिक्के चलाए गए, इनके द्वारा तांबे के सिक्के चलाए गए। एक चीज और याद रख लेना, इनके द्वारा चांदी के सिक्के भी चलाए गए हैं। तो ये तो रहा पृथ्वीदेव सेकंड के बारे में। इनके पुत्रों के बारे में यही बता देता हूँ ताकि आपको आगे कंफ्यूज नहीं होगा। इनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था जाजलदेव सेकंड, जो कि इसका छोटा पुत्र था, और एक का नाम था जगतपाल। जगपाल ने कहा है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। जगपाल तो इसका क्या था, सेनापति था। इसके एक पुत्र का नाम था जगतपाल, जो कि बड़ा पुत्र था, और एक पुत्र का नाम था, जिसका नाम था क्या, जाजलदेव सेकंड, जो कि छोटा पुत्र था। और अगला शासक बनता है जाजलदेव सेकंड। क्लियर है। तो इसको मैं जाजलदेव सेकंड भी बताऊंगा तो भी ये चल जाएगा। तो हम लोग अगला जो पढ़ रहे हैं वो है जाजलदेव, ठीक है, द्वितीय। यहां तक की चीजें क्लियर हुई। याद रखना जाजलदेव द्वितीय के बारे में। सबसे पहले मैंने कहा है, अभी हमने पढ़ा है पृथ्वीदेव, ठीक है, सेकंड के बारे में। इसके 2 पुत्र थे। एक का नाम था, जो कि बड़ा पुत्र था, ये बड़ा पुत्र है ना, जगतपाल। क्लियर है। और एक का नाम था, आप जो देख रहे हो, जाजलदेव द्वितीय। ये छोटा पुत्र था। याद रखना पृथ्वीदेव सेकंड की मृत्यु के पश्चात जो हमने अभी पढ़ा है, इसका छोटा पुत्र जाजलदेव द्वितीय ये शासक बनता है। इसके बारे में यहाँ मत प्रचलित है। हालांकि इसका बड़ा बेटा कौन है, जगपाल है या फिर जगतपाल है। तो आप देखोगे है ना, परंपरा के अनुसार तो जगपाल या फिर जगतपाल को शासक बनना चाहिए, जो कि इसका बड़ा पुत्र है। लेकिन इसका छोटा पुत्र क्यों बना, ठीक है, इसके बारे में मत यह है कि जो जगतपाल है, इस टाइम पे याद रखना, जगतपाल है पृथ्वीदेव द्वितीय अपने पिता की मृत्यु के टाइम पे ये पूर्वी क्षेत्रों से, ठीक है, पूर्वी क्षेत्रों से युद्धरत था, जो कि इनकी अस्तित्व की लड़ाई थी और उसको छोड़ के वो आना नहीं चाहते थे। संभवतः यही कारण हो सकता है, इसके बारे में तर्क निकाला जाता है ना, संभवतः यही कारण हो सकता है कि उन्होंने अपने छोटे भाई को यह अनुमति दी होगी, ठीक है, कि अगला शासक कौन बने, जाजलदेव सेकंड बने। इस प्रकार से जाजलदेव सेकंड के बारे में आप देखते हो कि जाजलदेव सेकंड जो है कलचुरी वंश का अगला शासक बनता है। यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ। नेक्स्ट आप जाओ कि जाजलदेव सेकंड के बारे में आपको पढ़ना है। इनके 4 अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, 4 अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। एक है आपके अमोदा, एक शिवरी नारायण प्राप्त होगा आपको, है ना, या फिर शिवरी नारायण से प्राप्त होगा। एक समडिल है, ठीक है, और एक मल्हार। समडिल है और एक है आपको मल्हार। तो 4 जगह से
इनके अभिलेख हमें प्राप्त हुए अमोदा से, शिवरी नारायण से, समडिल से और मल्हार क्षेत्र से। क्लियर है। इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके साम्राज्य के बारे में, ठीक है, इनके साम्राज्य किस प्रकार से विस्तृत था। याद रखना इनका जो समकालीन शासक था वो था जयसिंह, और यहीं से पूरी कहानी स्टार्ट होगा। जैसे हिज कंटेम्प्रेरी त्रिपुरी रूलर वाज जयसिंह। जयसिंह इन्वेटेड ओवर द एम्पायर ऑफ, ठीक है, जाजलदेव सेकंड। जयसिंह के द्वारा आक्रमण जब किया गया इनके शासनकाल में, साम्राज्य में याद रखना, ठीक है, जयसिंह का जो है ना, याद रखना, जो कि है इनके कंटेम्प्रेरी रूलर है, इनके द्वारा आक्रमण किया गया। तो हमें जो है शिवरी नारायण अभिलेख, ठीक है, शिवरी नारायण अभिलेख से यहाँ ज्ञात होता है जयसिंह जो कि त्रिपुरी शासक है, ए वाला राजघराना हो गया, और दूसरा जो कि आपके जाजलदेव सेकंड है रतनपुर वाला, ए वाला राजघराना हो गया। तो दोनों राजघरानों के मध्य शिवरी नारायण के समीप में, ठीक है, भीषण युद्ध हमें देखने को मिलता है। हालांकि जयसिंह हार जाता है, ठीक है, ये जयसिंह जो है ये हार जाता है। क्लियर है। लेकिन इसके इस जीत में, किसके, जाजलदेव द्वितीय जीत गया, तो इसके, ठीक है, जाजलदेव द्वितीय की इस जीत में याद रखना उल्हड़ देव नामक एक व्यक्ति ने, ठीक है ना, अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, काफ़ी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो वीर गति को भी प्राप्त हो गए, इनकी मृत्यु तक हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु तक हो गई, इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको पूछा जा सकता है, जब जाजलदेव सेकंड ने जयसिंह को हराया, जो कि त्रिपुरी शासक है, त्रिपुरी के कलचुरी शासक है, उसको हराया, तो उसके इस जीत में किसने सर्वाधिक भूमिका या फिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, आपको पूछा जा सकता है। तो वो है उल्हड़देव। ठीक है, और वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद उल्हड़देव की जो 3 रानियां थीं, क्लियर है, ये भी सती हो जाती है। अब इनका एक पुत्र था उल्हड़देव का, जिसका नाम है ओमड़देव। ठीक है, इसको बिल्कुल कहानी की तरह समझिए, आपको याद करने में आसानी होगा। उसका नाम था ओमड़देव। ठीक है, अब नाम पे जाएंगे तो आपको फिर है ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, जैसे भी लिखे वैसे ही करेंगे। उल्हड़देव ये वीर गति को प्राप्त होते हैं, इनके साथ में इनकी 3 रानियां सती हो जाती हैं। इनके एक पुत्र होता है उमड़देव, अब इसका पालन पोषण कौन करेगा। ठीक है, तो इन्होंने जिसको हेल्प किया है जाजलदेव सेकंड को, जाजलदेव सेकंड के द्वारा इनके पुत्र उमड़देव को अपने पुत्र के समान, अपने पुत्र तुल्य, है ना, उसका पालन पोषण किया जाता है। तो इस प्रकार से आप जाजलदेव सेकंड के साम्राज्य को भी अच्छे से देख सकते हो। अब हम लोग निर्माण कार्य में चलना, सोमराज एक नामक, है ना, सोमराज नामक एक ब्राह्मण आपको देखने को मिलेगा। सोमराज नामक, ठीक है, एक ब्राह्मण, ठीक है, इनके द्वारा मल्हार के केदारेश्वर, याद रखना, मल्हार के केदारेश्वर, ठीक है, या फिर से आपको कुछ बुक में पतालेश्वर देखने को मिलेगा, है ना, जो है ही केदारेश्वर, उसको वर्तमान में पतालेश्वर भी बोला जाता है। क्लियर है। इस मंदिर का निर्माण, है ना, इसके आपको मिलेगा कि सोमराज नामक एक ब्राह्मण के द्वारा किया गया है। जाजलदेव सेकंड के बारे में एक चीज़ और आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि आपको प्राप्त होगा अमोदा ताम्रपत्र से। अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार एक चीज़ यहाँ आपको ज्ञात होगा कि जाजलदेव द्वितीय को थिरू नामक, ठीक है, जिसकी पहचान जो है राय बहादुर, है ना, राय बहादुर के द्वारा जो है इसकी पहचान, ठीक है, किसी जनजाति का एक सरदार बताया जाता है, ठीक है, जो कि थिरू होता है, इनके द्वारा बंदी बनाया गया था। ठीक है, जो राय बहादुर हीरालाल है वो इनकी पहचान किसके रूप में करते हैं, किसी जनजाति के सरदार के रूप में करते हैं। अमोदा ताम्रपत्र से यहाँ प्राप्त हो रहा है कि इनके द्वारा जो है ना, जो थिरू है, इनके द्वारा आपकी जाजलदेव सेकंड है, इसको बंदी बनाया गया था। तो इतनी चीज़ों को बात करोगे, ठीक है, तो इसके बारे में जो है कंप्लीट चर्चा आपकी हो जाएगी। नोट करके एक चीज़ और, है ना, आप लिख लेना। पहला, इनके जो ज्योतिष है उसका नाम राघव होता है, और इसके पुरोहित है, ठीक है, उसका नाम, ठीक है, नामदेव होता है। ठीक, इसके जो ज्योतिष है, ज्योतिष का नाम क्या कहा मैंने, राघव कहा है, इनके पुरोहित का नाम मैंने रामदेव कहा है। इस प्रकार से आपने अब तक देख लिया है रत्नदेव द्वितीय, उसके बाद आपने पृथ्वीदेव द्वितीय की बात कर ली है, और आगे आपने जाजलदेव द्वितीय इस पे भी बात कर ली है। अब आगे आपको 2-3 शासकों पे और बात करना है अंधकार युग से पहले। तो अगला जो शासक है मैंने कहा है जगतपाल। ये आए इसलिए क्योंकि जब जाजलदेव की मृत्यु होती है, क्लियर है, जाजलदेव की, ठीक, जाजलदेव द्वितीय है ना, जब मैं जाजलदेव बोल रहा हूँ, ठीक, आपको द्वितीय आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जाजलदेव द्वितीय के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर। इनकी जब मृत्यु होती है तो इनके राज्य में अशांति की व्यवस्था फैल जाती है, चारों तरफ अव्यवस्था फैल जाती है, ठीक है, अशांति की परिस्थितियाँ निर्मित हो जाती है। यही कारण है कि जो एक गंग राजाओं के साथ युद्धरत था, ठीक है, गंग राजाओं के साथ, कौन,
जो आपके जगतपाल है युद्धरथ था, ठीक है, उसको छोड़ के, उस संघर्ष को छोड़ के, ठीक है, सत्ता अपने हाथों में लेने के लिए आ जाते हैं ताकि यहाँ पे सुचारू रूप से अपनी शासन व्यवस्था चला पाए या फिर सुव्यवस्था को निर्माण कर पाए। तो यहाँ तक की चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। फिर से मैं कह रहा हूँ, जगतपाल कैसे शासक बना, जो कि अगला शासक है 8वें नंबर का होगा शायद, ठीक है। जगतपाल इस प्रकार शासक बना, जाजालदेव द्वितीय की जब मृत्यु होती है तो उनके राज्य में अशांति फैल जाती है, ठीक है। यही कारण है कि वो अपने संघर्ष को छोड़ के, जो कि गंग राजाओं के साथ लड़ रहे होते हैं, उसको छोड़ के अपने हाथों में सत्ता को लेने के लिए आ जाते हैं और सुव्यवस्था का निर्माण करते हैं, बस, ठीक है। अब इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, मतलब आपको पूछे जगतपाल के बारे में जानकारी या फिर जगतपाल का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनकी जानकारी का स्रोत है, वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है खरौद शिलालेख, ठीक है। खरौद शिलालेख है जो कि रत्नदेव तृतीय का है। तृतीय कहाँ मैंने, रत्नदेव तृतीय का है। रत्नदेव तृतीय एक्चुअल में जगतपाल का पुत्र होता है, जो अगला आपको शासक पढ़ना है, ठीक है। उसके भी शासनकाल काफ़ी है ना भीषण अकाल वहाँ भी पड़ जाता है, वहाँ भी अशांति रहती है। आगे मैं अगले है ना जो अगले शासक पढ़ेंगे वहाँ पे अच्छे से बताऊंगा। बस ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बारे में जानकारी हमें इसके पुत्र के शिलालेख, इसके पुत्र का नाम क्या है, रत्नदेव तृतीय, क्लियर है। इसके शिलालेख खरौद शिलालेख से हमें प्राप्त होता है कि इनके द्वारा किस प्रकार शासक बना गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, संघर्ष को छोड़ के आए, यहाँ पर सुव्यवस्था का उन्होंने निर्माण किया, ठीक है। इनके विवाह याद रखना या फिर डायरेक्ट इनकी पत्नी का नाम याद रखना, वो है आपके सोमल्ला। सोमल्ला देवी इसकी पत्नी का नाम है। अगला शासक है आपका रत्नदेव तृतीय, ठीक है। दो ही शासक अब आपको और बात करना है, एक रत्नदेव तृतीय है और एक है आपका प्रतापमल, ठीक है। रत्नदेव तृतीय के बारे में देखेंगे, इनके बारे में हमें जानकारी का जो स्रोत है, एक तो आपने देख लिया है, एक का नाम क्या है, एक का नाम है खरौद शिलालेख, ठीक है, खरौद शिलालेख है, और दूसरा याद रख लेना पासीद। तो दो शिलालेख इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं, एक खरौद शिलालेख है, ठीक है, और एक है आपका पासीद शिलालेख, क्लियर है। इंपॉर्टेंट है, इनके भी शासनकाल में, ठीक है, भीषण अकाल की परिस्थिति निर्मित होती है। इनके भी शासनकाल में भीषण अकाल की परिस्थिति निर्मित होती है, चारों ओर अशांति फैल जाता है, अव्यवस्था फैल जाता है, क्लियर है। और ये खुद हैंडल करने के लिए उतना कैपेबल नहीं होते हैं। ये जो है मंत्री के रूप में, ठीक है, गंगाधर को चुनते हैं। एक ब्राह्मण होता है, एक ब्राह्मण गंगाधर को चुनते हैं, जो कि काफ़ी कुशल होते हैं। मैं एकदम थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा, इसके मंत्री का नाम क्या था, ठीक है, जिन्होंने या फिर इसके जो अशांति फैली हुई थी उसको जो है ना सुव्यवस्था लाने में, फिर अव्यवस्था था उसको सुव्यवस्था में बदलने का काम किया। तो शॉर्ट ही, इसलिए मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, स्टोरी ज़्यादा ना बता के, क्लियर, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे। जानकारी के स्रोत आपको बोलेगा खरौद शिलालेख है, पासीद शिलालेख है। फिर मैं कह रहा हूँ इनके शासनकाल में भीषण अकाल की परिस्थिति निर्मित हो जाती है और इस है ना परिस्थिति से निपटने के लिए उन्होंने मंत्री गंगाधर को चुनते हैं। गंगाधर जो कि एक ब्राह्मण होता है, काफ़ी है ना योग्य होता है, वो काफ़ी कुशल होता है, दक्ष होता है, एक विद्वान भी होता है वो, क्लियर है। तो इसको ये चुनते हैं और इन्होंने अपने योग्यता पे या फिर ये बोल सकते योग्यता के दम पे या फिर अपनी योग्यता से, अपने बल से, ठीक है, इन्होंने जो है राज्य में सुव्यवस्था लाने में, ठीक है, या फिर राज्य में शांति व्यवस्था लाने में ये जो है सफल हो जाते हैं, क्लियर है। तो इस प्रकार से इनके राज्य में क्या होती है, सुव्यवस्था आती है। अब गंगाधर के द्वारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके द्वारा कौन कौन से है ना निर्माण किया गया। जब जैसे आप लोग सुनते हो, गंगाधर ने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। रतनपुर के एकवीरा मंदिर आपने सुना होगा, एकवीरा मंदिर जो कि रतनपुर है, तो रतनपुर के एकवीरा मंदिर या फिर इसे लखनी मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है, इसका इन्होंने निर्माण कराया है। और रत्नदेव तृतीय के ही शासनकाल में याद रखना रतनपुर के पुरारती, ठीक है, जो कि आपके शिव या फिर पुरारती शिव मंदिर, ठीक है, इसका निर्माण हुआ है रत्नदेव तृतीय के ही शासनकाल में हुआ है। तो इस प्रकार आप देखोगे तो रत्नदेव तृतीय के बारे में हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे मैंने कहा था आपको, ठीक है, उल्हड़देव के बारे में, जाजालदेव सेकंड में, जिसने जाजालदेव को जो है जीतने में, जैसी है ना जैसी को हराने में, ठीक, काफ़ी मदद किया था, वो वीरगति को प्राप्त भी हो गया था। लेकिन उल्हड़देव के द्वारा, ठीक है, वहाँ पे आप लिखना कि उन्होंने चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कराया शिवरी नारायण में। लेकिन वहाँ पे लिखना उल्हड़देव के द्वारा, क्लियर है, शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण किया जाता है। तो फिर मैं कह रहा हूँ उल्हड़देव के द्वारा शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण किया गया है, इसको आप नोट कर लेना, वहाँ पे जाकर करना जाजालदेव सेकंड वाले में, ठीक है। तो इतनी चीज़ों पे बात करोगे। अब लास्ट आप बच जाता है प्रतापमल, इसको एक बार देख लो, ठीक, काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसका शासनकाल भी एक बार मैं बता दूंगा, जितने भी शासक हमने पढ़ा है
इसके बारे में जानकारी के स्रोत है पेंड्राबंद, कोनारी, बिलाईगढ़, पौनी, ये ताम्रपत्र है या फिर इसके अभिलेख हैं। यहाँ से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन पूछा गया, पहले देख लेना। सामंत, इसके सामंत का नाम है जसराज है या फिर कहीं कहीं इसे यशोराज भी कहा जाता है। अगला है इसके सिक्के देख लेना, बालपुर से प्राप्त हुए हैं। और लास्ट में एक चीज़ और देखना, गंग शासक जो कि आपका अनंग है ना, ये चीज़ है आपका अनंग भीम तृतीय, इनके द्वारा जो है आक्रमण किया गया और इस प्रकार जो है कलचुरी छिन्न भिन्न यहाँ से हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अगला जो आपको पढ़ना है, ठीक है, प्रतापमल के बाद वो अंधकार युग है, याद रखना है ना। तो ये चीज़ आपका हो गया है अंधकार युग के पहले की बातें, ठीक है, जितने भी हो सकती है आपकी जितने भी शासक थे उन पे डिटेल हमने चर्चा कर ली है। अब आता है अंधकार युग, जो कि आपका अगला वीडियो रहेगा। अंधकार युग के बाद की जितने भी शासक हैं, आपको 5-6 शासक और पढ़ना है, उसके पहले 10 नाम और पढ़ना है आपको, क्लियर है। भले उसको नाम पढ़ना है लेकिन 6 शासकों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, जो कि आगे बहारेंद्र शाह से स्टार्ट होगा।